घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना करके शंख और घंटियां बजने लगी, बेटा पागलपन वाले हालात हो जाते। वहाँ पर आदमी औरत के रिश्ते खराब होकर के जो वहाँ पूजा पाठ ही कराने आते हैं ना बेटा, उनके साथ रिश्ते बहुत हो जाते। हर चीज़ शनि का ही दान करा करके, शनि के ही मंदिर में चढ़वा करके उनको ठीक करना, ये बेटा नीम हकीम वाला काम है, ये डॉक्टरेट वाला काम नहीं। बुध को आप 7वें घर में बैठा दीजिए, लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो। ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है कि जलती हुई रेत अपने ऊपर डाले। चंद्र मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, कहते हैं इंसान बिना अपना पैसा गृहस्थी भोगे ही जाएगा, औलाद से वंचित होगा। जब सूर्य या राहु दूसरे या 7वें घर में बैठे हुए होंगे तो शुक्र का पितृदोष होगा। जितने भी मामे बर्बाद है उनके भांजों की कुंडली में आप जाकर के देख लीजिए, किसी न किसी रूप में शनि मंगल बुध इकट्ठे हैं। जय माता की। आज इतना अरसा हो गया, मुझे भी पहली बार भी मेरे को किसी मंच के ऊपर राजीव ही लेके आए थे, तो राजीव का धन्यवाद। और आज यहाँ पर गीतांजलि का प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा गया और सच में बहुत अच्छी विद्वानों की सभा है, तो गीतांजलि को भी बधाई और उसका भी धन्यवाद। अगर मैं ज्ञान की बात करूँ, ठीक है मोहित बस मेरे भांजे हैं, हमारी तो पीढ़ियों में ये रहा है, लेकिन इसके बाद मैंने पंजाब में अगर कोई ज्ञान देखा आके जो वाकई डीपली बहुत अच्छी ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, तो वो है हमारे अक्षय शर्मा भाई। कि अगर किसी दिन मुझे भी कुछ सीखने की और लालसा हुई तो मैं अक्षय भाई के पास ही आऊँ, इतना अच्छा ज्योतिष जानते। और उसके बाद पंजाब के अंदर अब एक नए हीरे मुझे और मिले हैं, अपने विनोद भाई बहुत अच्छा वैदिक करते हैं, सच में इनके लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत शानदार। वैसे तो ये विद्वानों की ही सभा है, लेकिन आनंद तब आता है जब कोई एक्सपीरियंस बताता है। जो इंसान घर पे रखी हुई अपनी किताबों को पहले पढ़ चुके हैं, वो यहाँ जब सुनने आते हैं उनको वही सुनने को मिलता है, तो उसका शायद उतना आनंद नहीं होता। आनंद एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस सुनने में है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ही आप सब लोग आते हैं, ये सच्चाई। ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है कि अगर हम इसकी सही मायने में अलग अलग विधाओं की बात करें तो शायद एक टाइम पे सारी विधा हमारी ज़ुबान पे भी नहीं आ सकती, इतनी विधाएं हैं ज्योतिष के अंदर। लेकिन इसीलिए मैंने पहले लाल किताब चुनी जो आज तक है, और उससे बना वशिष्ठ ज्योतिष, जो मेरी एक नई पद्धति रही, मैंने अब जो विकसित की है। इसके अंदर आगे आगे ज़्यादा नहीं, बस साल 1.5 साल में वशिष्ठ ज्योतिष में ही, ज्योतिष तो है ही, इसके साथ ही एक न्यूमरोलॉजी भी आएगी, वशिष्ठ ज्योतिष का वास्तु भी आएगा जो आज के वास्तु से बिल्कुल भिन्न होगा। और मैं क्या क्या करूँगा मुझे तो पता नहीं, जो परमात्मा करवाएगा वो करूँगा। लेकिन रही बात जब हम प्रेडिक्शनों की बात करते हैं, हमें प्रेडिक्शन हर घर के हर ग्रह की पता होनी चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन उसकी सिर्फ अच्छी प्रेडिक्शन ही याद रखना ये सही नहीं है। वो बुरा किस तरह से हो सकता है, कितना हो सकता है, और उसकी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जांचना बेइंतहा ज़रूरी है, बेइंतहा। सारी दुनिया ये शनि के पीछे पड़ी हुई है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी को शनि देव का मंदिर ढूंढने से मिलता भी नहीं था, और आज की डेट में हर गली के अंदर शनि मंदिर बनना शुरू हो चुका है। क्या आप लोगों में से किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों?
उसके पीछे क्यों एक ही था कि अगर बुध खराब कर रहा है तो ज्योतिषी भाई हमारे बोलते थे शनि पीछे पड़ गया, बृहस्पति खराब हो गया तो शनिवार जिम्मेवार, मंगल खराब हो गया तो शनि जिम्मेवार। यानी कि जो लानत का टोकरा है वो सब शनि पे फोड़ दो, और बाकी ग्रहों को कौन देखेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी था। तो एक दिमाग में मानसिकता सी बना दी गई ज्योतिष के मानने वालों को कि कसूरवार तो सिर्फ शनि है और कोई नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ पिछले समय के अंदर निकली, इसको हम ठीक उसी तरह से जोड़ के देख सकते हैं, नीम हकीम खतरा जान। यानी कि हर चीज़ शनि का ही दान करा करके, शनि के ही मंदिर में चढ़वा करके उनको ठीक करना, ये बेटा नीम हकीम वाला काम है, ये डॉक्टरेट वाला काम नहीं है। ये बात सत्य है कि जितने बड़े भी दुख होते हैं वो शनि देता है। लेकिन आज जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और ये आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा। और ये जो मैं देने जा रहा हूँ, जिनको अपनी जन्म कुंडली याद है, अपने क्लाइंटों की जन्म कुंडली याद है, अपने भाई बहनों की जन्म कुंडली याद है, आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। शनिदेव का किसी तरह से भी संबंध सूर्य के साथ हो जाए, दृष्टि से, साथ बैठने से, या कोई भी तरीके से, और उसी वक्त उसकी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाए, शनि की ये लाल किताब में हम जो दशाएं मानते हैं वो तीसरी, 7वीं, 8वीं और 10वीं दृष्टि मानते हैं लाल किताब में। ठीक है, तो मैं इन दृष्टियों की ही बात कर रहा हूँ। उनमें से एक दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाए तो अब शनि की जद में कौन आ गए, एक सूर्य एक शुक्र। शनि और शुक्र आपस में मियाँ बीवी है। ये जब इकट्ठे होते हैं ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि इनको कोई और देखे। और शनि के पिता सूर्य इसके बीच में आते ही जैसे ना शनि गुस्से से भर जाता है। अब वो कहता है कि जो मेरी ज्यूरिडिक्शन में आएगा, जो मेरी दृष्टि में आएगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो अब ये सूर्य शनि इकट्ठे हुए, शुक्र के साथ में दृष्टि मिलान हो गया। अब अगर शनि की किसी भी दृष्टि में बृहस्पति आया तो बृहस्पति गया, चंद्रमा आया तो चंद्र गया, मंगल आया तो मंगल गया। और आप देखिए कि अगर मंगल आ गया तो भाई के सुखों में ही दिक्कत हो गई। बृहस्पति आ गया, दादा दादी के सुख और जमा पूंजी जो कि सोना इकट्ठा करते हैं उसमें ही दिक्कत हो गई। और अगर इसके अंदर चंद्रमा आ गया तो माँ, प्रॉपर्टी, पैसा, मन की अवस्था सब खराब हो गई। और आप अपनी अपनी कुंडलियों में या अपने क्लाइंटों की कुंडलियों में ये लॉजिक लगा के देखिए। आप आज के बाद अगर ये लॉजिक किसी की कुंडली में है, जो शनि की इस दृष्टि की जद में आ रहे हैं, आप उनकी नेगेटिव प्रेडिक्शन करके देखिए, 100% पूरी उतरेगी, 100%। मुझे ये लगता है कि ये जो शनि की इतनी बड़ी बड़ी कमियां बताई गई और शनि को ही बड़ा कसूरवार माना गया, इसी के लिए ये जो एक पुराने समय में हमारे यहाँ डकौत वाली प्रथा थी ना, आज भी कहीं कहीं है, कि हर शनिवार को डकौत आता था, उसको सरसों के तेल में मुंह देख करके 2-4 मोची वाली कीले डाल के हम तेल चढ़ाया करते थे। ये आज की डेट में भी लगभग हर किसी को करना चाहिए। लेकिन जिनका शनि अकेला बैठा है और शनि की दृष्टि में उसके सिर्फ मित्र ग्रह हैं, अगर ऐसे इंसान ने सरसों का तेल का दान दे दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे इंसान ने सरसों के तेल का दान दे दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ये जो मैंने अभी बात कही कि शनि के साथ सूर्य के साथ में उसकी दृष्टि शुक्र के ऊपर, उसके बाद बाकी के ग्रहों की, आपको पता है यहाँ से क्या शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है एक वो डिप्रेसिव मानसिकता जो कि सच को सच की तरह से नहीं ले सकती
और झूठ को अपना जीवन बना लेती है, यानी कि एक अपनी तरह की अलग सोच, जो दूसरों के साथ जल्दी सहमत नहीं होते और अंदर ही अंदर मन के डरते हैं और हिम्मत करके पीठ पीछे एक दो बातें करके अपने आप को बड़े बना करके दिखाते हैं। ये झूठी ज़िंदगी जी रहे लोग होते हैं। और ये जो झूठी ज़िंदगी जी रहे लोग होते हैं, ये अपने दिमाग के अंदर इतने बिजी होते हैं कि ये अपनी तरक्की के लिए जो सही प्लानिंग और टाइम इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब इसीलिए अगर शनि की जद में इतने ग्रह आ रहे हैं तो बेटा सरसों के तेल का दान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन की मैंने बात करी है, डिप्रेशन एक तरह का नहीं होता, डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। जैसे बुध है, बुध भी ज़बरदस्त डिप्रेशन देता है। कैसे? बुध को आप 7वें घर में बैठा दीजिए, लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो, ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है कि जलती हुई रेत अपने ऊपर डालेगा। अब जलती हुई रेत क्या होती है? कहाँ से आएगी जलती हुई रेत जो उसके ऊपर डलेगी? उसके अपने विचार ही उसको इतनी बड़ी नेगेटिविटी दे रहे होंगे, वो हर चीज़ पे शक करेगा और हर किसी जुड़ने वाले के साथ में कहेगा कि ये मेरे को यूज़ करने आया है, मेरे से फ़ायदा उठाने आया है। तो इसी चक्कर में वो अपनों को भी काटता जाएगा और माँ बाप को भी दुखी करता जाएगा और बाद में जीवन साथी और भाई बहनों को भी दुखी करता है। शुक्र 6ठे घर में हो, बुध 5वें घर के अंदर हो, कहते किसी काम को पूरा नहीं कर पाएगा। कारण ये एक भटकती हुई डिप्रेसिव सोच हो जाती है। उसे लगता है कि मैं ये कर लूँगा, वो करने जाता है, वहाँ से छोड़ के कहता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। फिर वो दूसरी चीज़ करने जाता है, वहाँ से छोड़ के कहता है ये भी नहीं होगा। इस तरह से करते करते ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते हैं और ना ही काम पूरा कर पाते हैं। और 9वें घर का बुध ये वैसे ही बहुत बुरा होता है। अब 9वें घर के बुध को सिर्फ बैठने से नहीं देखा जा सकता, उसको देखने का तरीका क्या है कि पहले, तीसरे, छठे, 7वें या 9वें या 11वें घर के अंदर अगर चंद्र केतु बृहस्पति नहीं है तो ये बुध खराब है। अब ये बुध खराब होकर आदमी की कुंडली में क्या दोष देता है? आदमी की कुंडली के अंदर उसे बहुत बड़ा पूजा पाठी बना देता है। वो भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। मंदिर के अंदर तो छोड़ो, जो करना ही है, वो घर के अंदर भी हवन करते हैं, घर के अंदर ही घंटियाँ बजाते हैं, घर के अंदर ही शंख बजाते हैं और घर के अंदर परमात्मा का वातावरण बना के रख लेते हैं। ऐसे में ये 9वें घर का बुध ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं देगा, पैसा तो देगा, क्योंकि जितनी पागलों वाली मानसिकता पैसा उतना ज़्यादा होता है। देख लेना, इसीलिए अमीरों को लोग खड़ूस भी बोलते हैं। तो ये तो देता है, लेकिन अगर कहीं घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना करके शंख और घंटियाँ बजने लगी, बेटा पागलपन वाले हालात हो जाते हैं। वहाँ पर आदमी औरत के रिश्ते खराब होकर के जो वहाँ पूजा पाठ ही कराने आते हैं ना बेटा, उनके साथ रिश्ते बहुत हो जाते हैं। तो गंद पड़ गया ना वहाँ पे, बुध ने अपनी चाल चल दी ना सारी। मैंने बड़े बड़े सुनारों को बर्बाद होते देखा। इसमें सुनार के काम है लेकिन बर्बाद है, और हालात यही बने, समझे। इसी के अंदर अगर लड़की की यही कुंडली हो कि बुध 9वें में है और 11वां घर खाली है, उस लड़की को शनि, कहते शनि की आग इतना सताएगी कि उसको महीने के अंदर 4 साथी चाहिए बदलने के लिए। किसी पे भी उसका दिल आ जाएगा, कहीं पर भी आसक्त हो जाएगी ये चीज़। तो ये भी डिप्रेशन है। और अगर कहीं मंगल शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, ये भी नित नया तेरा मेरा करके बेटा ये भी डिप्रेशन में जाते हैं। और लेकिन डिप्रेशन में स्वयं होते हैं, लेकिन दूसरों को डिप्रेशन दे देते हैं उल्टी सीधी मांगे करके। और चंद्र मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गए तो बुरा, और चंद्र मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो बुरी। क्योंकि चंद्र मंगल के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ गई, कहते हैं इंसान बिना अपना पैसा गृहस्थी भोगे ही जाएगा, औलाद से वंचित होगा। और अगर कहीं शनि की पड़ गई
तो ऐसी अवस्था में उसको जीवन साथी में कमी है, अपनों में कमी है, ये नज़र आएगी, 11 को अपना मानेगा, संबंध बार बन जाएंगे, चाहे आदमी की कुंडली हो चाहे औरत की कुंडली हो। तो आप जब डिप्रेशन की बात होती है तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन का कारण हम ज्योतिषियों को सटीक ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए राहु केतु शनि को जिम्मेवार ठहराना वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमें अपनी स्टडी को और बहुत ज़्यादा काबिल बनाना है और बना करके पहले ये देखना है कि सही मायने में हमें चोटें पड़ कहाँ कहाँ से रही हैं। समझ गए? सिर्फ एक दृष्टि चोट नहीं होती। एक लाल किताब के अंदर लॉ है कि अपने से 10वें बैठा हुआ ग्रह वो आपके किसी फल का नहीं, क्योंकि वो मदद नहीं देता। अपने से जो भी 10वें बैठ गया ग्रह वो उस ग्रह को मदद नहीं देता। पर मैंने अपने जीवन काल में ढूंढा कि अपने से 10वें बैठा हुआ ग्रह मदद तो देता नहीं, लेकिन हर सुख के अंदर टांग अड़ा देता है, जिससे कि वो 10वें घर में बैठा है। इसका एग्जाम्पल लगा लेते हैं। अगर बृहस्पति 9वें घर में हो और बुध 7वें घर में हो, अब देखा जाए दोनों ही अपने अपने घर में हैं, और चलो मान लो राशियाँ भी इनकी लगा दें, बेटा ये इतना सत्यानाश करते हैं माँ बाप का कि पूछो मत। और शादी के बाद माँ बाप इतना सत्यानाश करते हैं जीवन साथी का कि पूछो मत। तो ये लड़ाई कैसी? अब यहाँ पर भी देखो फिर डिप्रेशन। अब यहाँ पर आप डेली इनकम को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति को उसी के घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो तब हम पीला चंदन, चने की दाल, पीला कपड़ा, ये सब चीज़ें लेकर के मंदिर में रेगुलर दान देते हैं, तो तब ये बुध काम करता है। कारण ये है कि शुक्र का घर चक्की का निचले वाला पार्ट और चक्की का ऊपला वाला पार्ट बुध, और अगर ये पार्ट चला ही ना तो आटा कहाँ से पिसेगा, आपकी डेली इनकम कहाँ से आएगी? तो इसीलिए बुध 7वें घर में हो तो हटाना नहीं चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन अगर बुध का ही समय आ गया, लाल किताब दशा आ गई, महादशा आ गई, लगन में कोई ग्रह नहीं, बुध 7वें घर में बैठा है, 9वें में भी मान लो कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो उस अवस्था के अंदर आपको पता है हम मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? बहुत बड़ा विधान पहले से चला आया, लेकिन अब धीरे धीरे करके लुप्त होता जा रहा है। जो गणपति जी को आप दूर्वा घास चढ़ाते हो ना, इसका ये इलाज है, ये इलाज है इस डिप्रेशन का। 43 दिन लगातार दूर्वा घास गणपति जी को अर्पित करना, और उसके बाद हर बुधवार को गणपति जी को जो दूर्वा घास अर्पित करता रहेगा, बेटा उसकी मानसिकता बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, माँ बाप के साथ टकराव बंद हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पर श्री रूपचंद जोशी जी के बारे में एक बात बताई, मोहित ने बताई कि एक पुलिस वाला गया तरक्की के लिए पूछने, और उसको पंडित जी ने कहा कि तेरे को तो खुद जेल होने वाली है। तो वो वाकई में पकड़ा भी गया, और उसके बाद घर वाले गए तो उपाय भी दिया। उपाय क्या दिया? एक सफ़ेद शर्ट सूती, उसके ऊपर रंग बिरंगे बटन ये लगाए गए। उसका एक कारण है बहुत बड़ा कि जो जन्म कुंडली का तीसरा घर है, तीसरे घर का संबंध है पागल खाना, जेल खाना और वीराने से। तीसरे घर का जो संबंध है पागल खाना, जेल खाना या वीराना, तीसरा घर देता है। और अगर कहीं शुक्र का पितृदोष हो, शुक्र का पितृदोष कैसे होगा? शुक्र का पितृदोष तब होगा जब सूर्य या राहु दूसरे या 7वें घर में बैठे हुए होंगे, तो शुक्र का पितृदोष होगा। और शुक्र उसी वक्त में अगर तीसरे घर में बैठा हो, मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं उस आदमी की कुंडली बिल्कुल नहीं जानता,
मैं उस आदमी की कुंडली बिल्कुल नहीं जानता, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा रहा होगा। तो तीसरे घर का शुक्र रहा होगा। शुक्र की पितृदोष है जन्म कुंडली में, तो अब क्या हुआ? वो शुक्र की दशा भी शुरू हुई होगी या शुक्र के अंतर में शुक्र आया होगा। उन्होंने कहा होगा कि पितर दोष है, तीसरे घर में बैठा है, तो भाई जेल यात्रा इसकी हो सकती है या घर छोड़ के भागना पड़ सकता है। तो घर से भागने वाली कोई बात पंडित जी से करी नहीं होगी उसने, तो अब क्या बचा? जेल ही बची ना, जेल ही बची। तो उस वक्त में जो पंडित जी ने, पंजाबी में बूशर्ट बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं, इसको रंग बिरंगे बटन इसलिए लगवाए कि केतु हमारा कई प्रकार का होता है। केतु हमारा कई प्रकार का होता है, और जब भी हम बेल्ट बांधते हैं तो वो भी केतु होती है। बटन जब हम लगाते हैं, बटन बेशक बनते वो बुद्ध की क्या कहूँ वस्तु से है, प्लास्टिक से, लेकिन वो जब काज के अंदर घुस के बैठते हैं तो तब वो केतु कहलाता है, ये बटन भी। तो वो जो रंग बिरंगे बटन लगा के उन्होंने करा, उन्होंने शुक्र और केतु को इकट्ठा करा, और शुक्र और केतु आपस में मित्र हैं, और जब ये मिल जाते हैं तो ये बुरा फल नहीं देते, बुरा फल नहीं देते। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये रंग बिरंगे बटन वाली उनको ये शर्ट पहना करके एक तरह का शुक्र और केतु को इकट्ठा करके शुक्र के बुरेपन को समाप्त किया। एक विद्वान के लिए इतना आसान होता है किसी भी चीज़ को जोड़ लेना। एक बार मैं कृष्ण शान जी के पास बैठा हुआ था, बहुत छोटा था मैं, मेरा ख्याल 17 या 18 साल का होऊंगा तब। तो वो जन्म कुंडली देख रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को बताया कि कल सुबह एक ब्लेड लेना, जो शेविंग करते थे ब्लेड पहले टोपाज वगैरह का आया करता था, वो आज भी वो जो नाई लोग हैं वो उसे तोड़ के बीच में से आधा फिक्स करते हैं उस तरह में। कहते ये लेके 4 ब्लेड लेना, कहते 4 ब्लेड लेके इसके 8 टुकड़े करना। कहने का मतलब चारों को तोड़ेंगे तो 8 टुकड़े हो गए। कहते इसको जल प्रवाह करके तब तू थाने जाइयो, वैसे थाने मत जाइयो। अब एक तो उम्र छोटी, ऊपर से सामने इतने बड़े विद्वान, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी डरते डरते मैंने पूछा, मैं पंडित जी ये जो आपने उपाय बताया किस चीज़ का बताया? कहते बेटा ज्योतिष पढ़ता है? मैं हाँ जी प्रभु मैं ज्योतिष पढ़ता हूँ। तो पहले उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ से सीख रहा है, तो जब उनको बिल्कुल तसल्ली हो गई, कहते आ जा अब मैं तेरे को बताता हूँ। कहते ये आदमी गरीब है और इसके ऊपर कहते इल्ज़ाम लगना था, वो लग गया। कहते इसके गुस्से के कारण ही लगा है। कहते वो इसलिए लगा है क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर के अंदर राहु बैठा है। अब 8वें घर का जो उपाय है वो है 8 किलो सिक्के के 8 टुकड़े तेज पानी में जल प्रवाह करना। लेकिन गरीब आदमी के लिए 8 किलो सिक्का खरीदना किसी सोने खरीदने जैसा हो जाता है। तो उन्होंने उसकी मदद के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये राहु कहाँ से तलाशो, तो उन्होंने ब्लेड चुना। ब्लेड राहु की वस्तु है, किसी भी चीज़ को काट सकता है। उन्होंने ब्लेड के टुकड़े करवा के 8 की संख्या पे लेके गए, जो कि शनि की संख्या बनती है। 4 ब्लेड लिए क्योंकि राहु की संख्या है, तोड़ के वो कितने बने? शनि की संख्या। तो उन्होंने कहा कि ये तेज पानी में, यानी कि जमुना जी रास्ते में पड़ेंगी, उसमें बहा के फिर जाइयो। उसने गाजियाबाद की तरफ जाना था। तो कहते ये जो उपाय हुआ है, कहते ये अब आदमी कहते अगले हफ्ते मेरे पास आएगा, क्योंकि इसको जेल तो नहीं होगी लेकिन फंसा हुआ होगा। उन्होंने ये शब्द कहे। और कुदरती बात है, मैं अपने पड़ोसी की कुंडली दिखाने के लिए अगली बार भी वहीं बैठा हुआ था जब वो आदमी आया। वो आया और उसने कहा, कहता जो प्रभु जेल तो नहीं हुई, कहता लेकिन तंग बहुत कर रहे हैं, कहते मुझे गरीब से पैसे मांग रहे हैं। कहता मैं पैसे कहाँ से दूँ इन्हें? कहते वो समझ ही नहीं रहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहते कोई बात नहीं, कहते तू ऐसे कर, तू ना
3 दिन लगातार 2 मीठे पान गुलकंद वाले 3 दिन लगातार मंदिर की सीढ़ियों पे रखते हैं। कहते इतने में मान गया ठीक, नहीं तो हर बुधवार को 2 मीठे पान बुधवार को रखता है। अब उस आदमी के जाने के बाद मैंने फिर पूछ लिया, वो हंस पड़े। कहते हाँ तेरी जिज्ञासा तो रहेगी। मैं प्रभु ये बता दीजिए क्या है। कहते इसकी कुंडली में मंगल बुध भी इकट्ठा है, और मंगल बुध जब इकट्ठा होता है तो ये राहु स्वभाव शनि बन जाता है। क्या बनता है? राहु स्वभाव शनि, जिसे हम खराब राहु बोलते हैं। ठीक है। और ये बैठा है, और जब ये किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हो तो आज थोड़ी सी मैं ये लॉ बता देता हूँ। इनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मामे बर्बाद हो जाते हैं। जितने भी मामे बर्बाद है उनके भांजों की कुंडली में आप जाकर के देख लीजिए, किसी न किसी रूप में शनि मंगल बुध इकट्ठे हैं, चाहे अलग अलग दृष्टि से, और चाहे ये इकट्ठे, और चाहे 2 इकट्ठे, उनके ऊपर शनि की दृष्टि, उनके मामे बर्बाद है। और ये मंगल बुध इकट्ठे हों तो घर पे तोता पाल लिया जाए, अनार का पेड़ लगा लिया जाए, इंसान को किडनी और लीवर टोटली डैमेज हो जाते हैं, या फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, नस फट जाती है, पैरालाइज भी देती है। इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर जीते जी मारने वाली अगर कोई युति है तो वो है मंगल बुध, और वो भी पापी ग्रहों के दायरे में आ जाए तो कहते इसके ऊपर शनि की दृष्टि तो उसके नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि आपको जो उपाय करना होता है, 43 दिन 10 साबुत बादाम दान देने हैं, पतासे, दूध और हल्दी, ये आपको हर सोमवार को मंदिर चढ़ाने होते हैं। ये अगर मंगल बुध शनि का इस तरह से मेल का आपको नज़र आ जाए, मामे बर्बाद हों, तो ये बात अलग थी। अब इसकी बात तो कहते मैंने इसको, ये जो मंगल बुध इकट्ठा है, ये जब इकट्ठा होता है तो अधिकारी बात नहीं सुनता। कई बार जज भी बिना अड़ जाता है, ईगो पे आ जाता है, और वो भी झूठी ही सजा दे देता बिना केस पूरा डिस्कस किए। कहते इन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं, और जज और वकील ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, किसी न किसी रूप पे खराबी देते हैं। कहते जब हम इसको मंगल यानी कि गुलकंद, बुध यानी कि पान का पत्ता, और उसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ती हैं, चाहे उसमें सौंफ लगा लो और वो खुशबू के लिए कई कुछ पड़ता है, या सुपारी लगा लो वो भी मंगल की है, सौंफ लगा लो वो भी मंगल बुध की है, ये सारी चीज़ें मंगल बुध से रिलेटेड ही पान में पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करके हम मंदिर में देते हैं तो मंदिर के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में कोई ग्रह की युति नहीं होती। वहाँ ना कोई ग्रह उच्च का है ना कोई नीच का है। तो जब हम मंगल बुध को वहाँ पहुँचाते हैं तो अधिकारी हो, वो बात ना मान रहा हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई अफसर फंस गया हो, आपको नहीं सुन रहा, बेटा ये 2 मीठे पान वहाँ चमत्कार करते हैं और आदमी अपना काम निकाल के आ जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक्सपीरियंस्ड गुरु मिलते हैं, उनके अपने ही बनाए हुए अलग अलग से उपाय, उनके ऊपर शक करना बेवकूफ़ी होती है। या तो आप भी इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि आप सच में उनके बराबर की तर्क शक्ति रखते हो और कुछ भी बनाने की शक्ति रखते हो, तो आपको तर्क करने का हक है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस अगर बड़ा नहीं हुआ है और तब अगर आप तर्क करते हो तो वो तर्क नहीं कुतर्क माना जाएगा। ये चीज़ तो कुल कहने का मतलब ये है कि आज फिर बोलता हूँ, पहले भी बोला था कि ग्रहों को पहले इस तरह से जानिए कि वो आपकी मानसिकता है। एक आदमी जब देखो लड़ने लग जाता है और सामने वाले कहते हैं यार पागल है, इसे इतना बार समझाया समझता ही नहीं, ये कैसे हो जाता है? क्या हर इंसान एक जैसा है? इसलिए एक जैसा नहीं है इंसान। एक आदमी हिम्मत ही नहीं कर पाता, एक आदमी में हिम्मत ही बहुत है, एक सच के लिए लड़ मरता है
और दूसरा झूठ के अलावा करता कुछ नहीं। वो अपने झूठ को बचाने के लिए भी उसे लड़ना पड़े, वो उसके लिए भी लड़ लेता है। तो बेटा बातें तो हमें ये करनी चाहिए, अगर सम्मेलन में भी आते हैं तो सही मायने में बातें हमें यही करनी चाहिए कि ये वाली जो सिचुएशनें फंसी हुई हैं इनका क्या इलाज है, इसको ये जो गुरु लोग बैठे हैं ये कैसे समझते हैं और कैसे समझाएंगे। अभी शनि सात की भी बात आई थी, हम टेबल पे बैठे हुए थे। एक बार मेरा भांजा रुद्र रोहित बस खड़े होकर दिखा, बेटा ये रोहित बस ये मोहित बस ये दोनों सगे भाई हैं और ये भी बहुत अच्छा ज्योतिष कर रहे हैं, रोहित भी। ये एक बार मेरे पास आए और ये एक कुंडली लेके आए, साथ में मेरा साला भी था, ये भी थे और भी था कोई शायद। कहते मामा जी ये कुंडली देखिए। तो मैं बेड पे बैठा हुआ था, मैं क्या देखना है, मैं कहा बर्बाद कुंडली है, मैं बिल्कुल बेकार है। अब ये सारे चक्कर में पड़ गए कि मामा जी ने कैसे बोल दिया कि ये बेकार कुंडली है। अब सुनिए उसके अंदर क्या था। तीसरे घर के अंदर चंद्रमा बैठा मिथुन राशि का, सिंह राशि का उसके अंदर सूर्य बैठा 5वें घर में, 7वें घर के अंदर उसके शनि और 9वें घर के अंदर उसके बृहस्पति। यही थी कुंडली बेटा, आज तक याद है। अब अगर हम इसे राशियों के हिसाब से अपने घरों के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत उच्च कुंडली बनती है, लेकिन मैंने उसे बर्बाद कुंडली क्यों कहा। जन्म कुंडली के अंदर या ग्रहों के अंदर हम कहें, अगर जबरदस्त ईगो का कारक अगर कोई ग्रह है ना तो वो है सिर्फ और सिर्फ शनि। इसकी ईगो बहुत बड़ी होती है। जैसे 10वें घर के अंदर अगर बृहस्पति बैठ गया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये आदमी पूजा पाठ कर ले। अगर ऐसा इंसान सर पे चोटी रख के दाढ़ी बढ़ा करके पूजा पाठ करने लगे, वो कितना काबिल ज्योतिषी भी बन जाए बेटा, उसे गृहस्थी चलानी भारी पड़ जाएगी, पैसे नहीं देगा उसे, पैसे नहीं देगा उसे। और स्वयं शनि जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ हो तो इंसान की बुद्धि हिम्मत, वैसे कहते कोरा कोरा कागज है ये, आप अपनी मेहनत से जो मर्जी लिख लीजिए, शनि 10वें को ये बोलती है लाल किताब। लेकिन जब वो करने भी लगा तो वो उठता जाएगा। लेकिन अब हमारा समाज ही ऐसा है, हमें माँ बाप, हमारे गुरुजन, हमारे रिश्तेदार एक ही बात सिखाते हैं कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए, धर्म कर्म के ऊपर हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, परमात्मा के नाम से कुछ ना कुछ निकाल के गरीबों की मदद भी कर देनी चाहिए। लेकिन शनि 10वें के लिए ख़ास तौर पे लाल किताब क्या बोलती है, कहती अगर तूने पूजा पाठ ज़्यादा करी, बड़े बड़े मंदिरों में गया, घूमने फिरने का काम किया, तेरे को मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने जीवन काल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 18 ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो अर्श से फर्श पे आए, जिनके इतने बड़े बड़े बंगले, जितने इतने इतने फार्म हाउस, जिनके पास इतने ज़्यादा काम, वो लोग बर्बाद हो गए पूजा पाठ की वजह से। और लेकिन वो इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि यहाँ शनि पूजा पाठ करने से मना करता है। और मैंने उनको बताया, नहीं मना, कहते कोई लॉजिक दो। अब लॉजिक मेरे पास तो यही लॉजिक है भाई, शनि नहीं बर्दाश्त करता, वो पूजा पाठ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और वही दे रहा है, तो उससे अगलों को सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, बर्बाद होके बाज आए ये चीज़। इसी प्रकार से शनि 7वें घर में, 7वें घर के अंदर ये उच्च का बैठा हुआ है, कोई और उच्च का रहे ये शनि बर्दाश्त नहीं करता। अगेन ये अपनी बीवी के साथ बैठा है 7वें घर में, ये बात मत भूलना 7वें घर का शनि अकेला होगा ना, वो शुक्र की साथ में ताकत पूरी लेकर के बैठा है। ऐसी अवस्था में इसने सबसे पहले बर्बाद करना है बाप को, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति और 5वें घर में सूर्य, ये बाप को पूरा नाकाबिल बना देगा, वो किसी तरह की कमाई नहीं कर पाएगा, उसका स्वभाव खराब, उसकी आदतें खराब। फिर ये दूसरे नंबर पे बर्बाद करेगा माँ को, प्रॉपर्टी को, पैसे को। तीसरे घर में प्राकम भाव में बैठा चंद्रमा,
उसको क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि बाप को बर्बाद करके वो चाहता यही कि घर के अंदर कलेश की अवस्थाएं, धन की कमी, प्रॉपर्टी पास में ना हो, ये इसके पास होना चाहिए। तो ये चंद्रमा को तीसरे घर में, मिथुन राशि में बहुत अच्छा माना जाता है। 5वें घर में सूर्य, सिंह राशि के अंदर, 9वीं राशि के अंदर बृहस्पति। तो इसने क्या करा? इसने तबाही मचा डाली, भाग्य का सत्यानाश कर दिया। अब यहाँ पर उपाय क्या है? यहाँ पर अब अगर तो पूरे सुखों को जागृत रखना है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डेली इनकम, पत्नी का सुख, अगर तो ये सारा कुछ चाहिए तो फिर हटाओ सूर्य और चंद्रमा को। और सूर्य और चंद्रमा को कैसे उठाओगे? तो भाई करना यही पड़ेगा, दूध के अंदर गेहूं का दलिया बना करके 43 दिन बांटे और उसके बाद हर रविवार को बांटे, तो यह शनि बच जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना रहा है कि हमें चंद्र, सूर्य को और बृहस्पति को बचा लेना चाहिए कि इतनी गरीबी के बाद थोड़ी सी भी अमीरी ना बहुत भाती है, इतनी तकलीफ़ों के बाद थोड़े से सुख बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए। तो मैं निचोड़ निकालता हूँ बात का, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है। देने को ज्ञान मेरे पास और बहुत है, लेकिन ये सत्य बात है कि लाल किताब के व्याकरण को जाने बिना आप लाल किताब के ज्योतिषी नहीं बन सकते। उसके जितने अध्याय हैं उनको पढ़े बिना ज्योतिष करना बेकार है। और किसी एक ग्रह को किसी घर में देख करके प्रेडिक्शन करना महा बेकार है। और उसके लॉ के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप दूध का दूध, पानी का पानी करके एक ही सटीक भविष्यवाणी निकालेंगे, या एक ही बात उसको ऐसी कहेंगे, आदमी सीधा मुंह से बोलेगा हाँ मेरे साथ ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं माता रानी से कामना करता हूँ कि आप सबके ऊपर वो ऐसा आशीर्वाद बनाए कि आप सब लोग बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी कहलाए। जय माता दी। शुक्र।